वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 8 की जो इंग्लिश है उसका चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट यानी कि अतीत की झलकियां। ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का हम कर रहे थे पार्ट सेकंड। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट के बारे में। अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मार्टियर्स के बारे में, शहीद, द कंपनीज रूल यानी कि जो कंपनी की विजय थी, कंपनीज विन, एंड फिर हमने देखा था ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के बारे में देखा था हमने। अब इसके नेक्स्ट हम आज शुरू करने वाले हैं, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, ओपिनियन का मतलब है अपना कोई राय देना किसी भी चीज के लिए, उसे हम ओपिनियन बोलते हैं। एसेंस का मतलब होता है मूल तत्व। लर्नेड का मतलब होता है, लर्नेड बोल रहे हैं, लर्नड नहीं पढ़ रहे हैं हम, या क्या पढ़ रहे हैं, लर्नेड। लर्नेड का मतलब होता है विद्वान, जो बहुत ही ज्यादा चीजें जानता है, हर चीज के बारे में पढ़ता रहता है, उसे हम लर्नेड बोलते हैं। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ जाना या फिर समझते रहना। डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना। डिस्पाइज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स तिरस्कार करना। एंशिएंट का मीनिंग होता है प्राचीन या फिर बहुत ही पुराना। रूलर्स का मतलब होता है शासक। सब्जेक्ट का मतलब, अब यहाँ सब्जेक्ट का मतलब वो नहीं कि कोई सब्जेक्ट पूछ रहा है आपसे, पढ़ कह रहे, सब्जेक्ट यहाँ पे होती है प्रजा। राजा की क्या होती है, किंग का होते हैं सब्जेक्ट, किंग राजा, और सब्जेक्ट उसकी प्रजा। अट्रैक्टेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी तरफ आप बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो, या बहुत ही आकर्षित जो चीज होती है उसे हम अट्रैक्टेड बोलते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, कोई चीज आप प्रैक्टिकली सोचिए यानी कि दिमाग लगा के सोचिए, व्यवहारिक। फिर आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक। प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों इधर यूज किए जा रहे हैं, हम आगे देखेंगे कहाँ इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पिशियस यानी कि किसी चीज के बारे में शंकालु, किसी चीज के बारे में शक होना। कल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट संस्कृति। केपेबल का मतलब होता है सक्षम। अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां, और रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं, हमारा ये फोर्थ पैराग्राफ है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। 1772 से 1833 तक राम मोहन रॉय, 1772 से 1833 तक हम ये पढ़ते हैं। राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद कंट्री। हम जानते हैं हमारी कंट्री में क्या क्या चल रहा था, छुआछूत, बाल विवाह, और औरतों के प्रति बहुत ही ज्यादा जो है क्या चल रही थी, बहुत ही ज्यादा टायरनी चल रही थी। तो हमने देखा राजा राम मोहन रॉय कौन थे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। कहाँ से थे वो, बंगाल से थे। उन्हें समझ आया कि क्या चीजें गलत चल रही है, कंट्री के साथ क्या चीजें गलत चल रही है। अब ठीक है, देखते हैं। Let us not despise ourselves, our ancient culture is great। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो दो लोग बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय के सामने देखते हैं। And we are capable of greater achievements. We must first reform our society। यहाँ राम मोहन रॉय क्या बोल रहे हैं, यहाँ वो बता रहे हैं कि हमें अपने आप को कैसे, ऐसे अपने ही लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत महान है। ये जो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग आ रहे हैं, ये हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और हम महानतर उपलब्धियों के योग्य हैं। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शासक के। हम पहले अपना समाज सुधारेंगे। रिफॉर्म मतलब सुधारना। हम पहले अपना समाज सुधारेंगे, अंधविश्वास हम नष्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। He was attracted by science and modern knowledge। वे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से बहुत ही ज्यादा आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ये बता रहे हैं वो क्या मानते थे, जो शिक्षा है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होनी चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अखबार छापनी, समाचार पत्रों की शुरुआत की थी, पर जो अंग्रेज थे उन पे बहुत ही ज्यादा शक कर रहे थे कि वो विद्रोह करेंगे, तो उन्होंने 1823 में उस अखबार का जो प्रोडक्शन है वह रोक दिया। फिर हम यहाँ देखते हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। वो उमा को बता रहे हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ द मिल्क इज सेम। गायें होती बहुत अलग अलग कलर की है, पर उनका जो है दूध है वो कैसा है, एक ही सफेद रंग का है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। हर एक टीचर की अलग विचारधारा होती है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। पर
जो है सभी धर्मों का आधार एक जैसा ही होता है। आधार क्या, एक ही चीज को पूछते हैं, इंसानियत को ही मानते हैं, तो वो वही उमा को बता रहे हैं। He crossed the seas and went to England to see what made British powerful। वो समुद्र पार करके गए और उन्होंने ये देखने गए इंग्लैंड की भाई ये ब्रिटिश जो अंग्रेज जो लोग हैं ये इतने ताकतवर क्यों हैं। There he told them, वहां उन्होंने उनसे कहा, We accept you as rulers and you must accept us as subjects। वो वहां बोल रहे हैं हम तुम्हें अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप भी हमें अपने प्रजा के रूप में स्वीकार करें। फिर बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर्स टू हिज सब्जेक्ट, परंतु आप अपनी जवाबदेही याद रखें, जो कि एक शासक की प्रजा के प्रति जवाबदेही होती है, उसे आप याद रखें। ओके, तो ये हमने पढ़ा राम मोहन रॉय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन के बारे में स्टूडेंट्स। ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ऑपरेस मतलब किसी का दमन करना, किसी को दबाए रखना। पास का मतलब होता है पारित करना। कंटिन्यूड मतलब किसी चीज को आप जारी रखेंगे तो आप बोलेंगे ना कंटिन्यू, तो उससे हम कंटिन्यूड बोलते हैं। ट्रायल का मीनिंग होता है अदालती कार्रवाई। ट्रायल्स होते हैं ना, जब किसी को अगर आप किसी चीज के लिए गिल्टी पाते हैं कि कोई किसी चीज ने की होती है, आपको शक होता है, तो उसको कोर्ट में बुला के ट्रायल्स लिए जाते हैं, तो गिल्टी। ठीक है। वीवर्स का मतलब होता है बुनने वाले, जो बुनकर के चीजें बनाते हैं उन्हें वीवर्स बोलते हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, नियम कानून होते हैं उन्हें हम रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। इससे पहले हमने इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में पढ़ा था। एक्सपोर्ट मतलब जो चीजें बाहर जाती है, बाहर एक देश से बाहर भेजते हैं। अपने ही देश से अगर आप अपनी कुछ चीजें बाहर भेजेंगे तो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज का मूल्य। प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है संपन्न हो गए। ब्लीचिंग का मतलब होता है रंग उड़ना। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऑपरेशन के बारे में, यानी कि उन्होंने हमारा दमन कैसे किया था। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। ब्रिटिशर्स यानी कि भारत अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन करना जारी रखा। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन 3। उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया था। अंडर इट इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन एनी कोर्ट। अब रेगुलेशन 3 क्या बोलता था? रेगुलेशन 3 बोलता था, इसके अंतर्गत में क्या था, किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए ही जेल में भेजा जा सकता है, भले वो उसकी गलती हो नहीं गलती हो। अगर ब्रिटिशर्स को लग रहा है उसकी गलती है तो उसको सीधा जेल में डालेंगे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। इन सभी समय के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत से हमेशा बड़ी तनख्वाहें सैलरीज ली और निजी व्यापार को एक हिस्सा बना लिया। बाय 1829 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ टू इंडिया। उस समय के जो 7 करोड़ थे, सन 1829 तक ब्रिटिश 7 करोड़ मूल्य का सामान भारत को निर्यात कर रहे थे। भारत से क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट कर रहे थे, बाहर भेज रहे थे 7 करोड़ तक का सामान। द ब्रिटिश prospered on the companies loot while Indian industries began to die। कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीयों को लूट रही थी, उस पे ब्रिटिश कंपनियों को लूटकर जो है समृद्ध होते जा रहे थे, जबकि भारतीय उद्योग तो मर रहे थे। ठीक है। गवर्नर जनरल बेंटिक, यहाँ गवर्नर जनरल बेंटिक दिया हुआ है, रिपोर्टेड बैक होम। उन्होंने इंग्लैंड में क्या रिपोर्ट की थी? गवर्नर जनरल बेंटिक ने घर वापस जाकर कहा, The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। कपास बुनकरों की हड्डियां, जो वीवर्स होते हैं, वीवर्स की हड्डियां जो है भारत के मैदानी क्षेत्रों को निखार रही है। और वो क्या कर रहे हैं? यहीं से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से कपड़ा बना करके और महंगे दामों में यहाँ हमारे पास भेज रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा राजा राम मोहन रॉय के बारे में। वो कैसी व्यक्ति थे? वो बहुत ही लर्नेड इंसान थे, वो बहुत ही विद्वान थे। हमने देखा था उनकी सोच बहुत ही ज्यादा अलग थी। वो हर रिलीजन को एक मानते थे और वो किसके अगेंस्ट थे? वो ब्रिटिश टायरेनी, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे। वो जैसे हमारा दमन कर रहे थे उसके अगेंस्ट थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि वो उसके अगेंस्ट थे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। वो मानते थे जो साइंस है और मॉडर्न नॉलेज है, आधुनिक ज्ञान की तरफ वो बहुत ही आकर्षित थे। उन्होंने बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक और वैज्ञानिक होनी चाहिए शिक्षा। वो इंग्लैंड भी गए थे ये जानने के लिए कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इतने ताकतवर क्यों हैं। फिर हमने देखा था उन्होंने क्या शुरुआत की थी? समाचार पत्रों की शुरुआत की थी राजा राम मोहन रॉय ने। परंतु जो अंग्रेज थे वो बहुत ही सस्पिशियस थे, यानी कि शक कर रहे थे कि वो
विद्रोह करेंगे या फिर उनके विरोध कुछ ना लिख दे समाचार पत्रों में, तो उन्होंने 1823 में उन्हें बंद करवा दिए। इसके बाद हमने देखा था ऑपरेशन यानी कि जो दमन था 1765 से 1835 तक का, वो देख रहे थे। अब इसमें हमने देखा था कि उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन 3 पास किया था। उसके अंतर्गत क्या किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में वो डाल सकते थे। वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध होते जा रहे थे, बहुत ज्यादा पैसे लूट रहे थे भारत से। उसके बाद हमने देखा कि 1829 तक ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, वो भारत से कितने कितने के उस टाइम के 60 करोड़ के जो रुपए थे, इंडियन करेंसी थी, उतने पैसे के वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बाहर चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने देखा था गवर्नर जनरल बेंटिक ने बताया था कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को कैसा बना रही है, उसे निकाल रही है। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? अभी हमने पढ़ा राजा राम मोहन रॉय के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा ऑपरेशन के बारे में। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अतीत की झलकियां यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि पास्ट में किस बारे में पढ़ रहे हैं? 1857 का हम एक बार देख लेते हैं वापस। 1857 का जो हमारा युद्ध था हम एक बार देख लेते हैं। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर कहां से शुरू हो रहा था? ये हम यहाँ देख रहे हैं। कब हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया? ये हुआ था 1857 में स्टार्ट। किसके अगेंस्ट था? ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था। उनने बहुत सारी हरकतें की थी। उन्होंने कंपनी को कैसे काबू किया था, ये सब चीजें हमने देखी थी। ओके, तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में, उसके जो पास्ट है उसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से समझ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। इसके आगे हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।